गुड इवनिंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज भारत सरकार के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, भारत सरकार की गलतियों के बारे में। दोस्तों, एखादा इंसान जब कुछ गलत काम करता है तो सरकार उसको कानून लागू करती है। धारा 320, धारा 140, 144, आप ऐसा नहीं करना, आप वैसा नहीं करना। लेकिन भारत सरकार, ये जो कायदे कानून बनाती है भारत सरकार, ये भारत सरकार देखिए ना, 1971 में इनको लगा कि फैमिली पेंशन स्कीम अच्छी है, चालू कर दिया। फिर उसके बाद में एक्सपेरिमेंट ये फैमिली पेंशन स्कीम का एक्सपेरिमेंट 95 में लगा कि नहीं, आप चेंज करना चाहिए। 95 से पहले 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। रिफॉर्म किया तो अपना अपना देख लिया, इन इन एम्प्लॉयज को ऐसे ही छोड़ दिया हवे के ऊपर। 95 में फिर लगा नहीं नहीं नहीं, फैमिली पेंशन स्कीम रुका देते, अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम लागू करते। फिर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम लागू की, लोगों के 20-25 साल फैमिली पेंशन में गए, 10 बच्चे वाले 10-12 साल एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में गए, कुछ लोगों के 10 साल उसमें चले गए, कुछ लोगों के 20 साल इसमें चले गए। दोस्तों, इसमें एम्प्लॉय की क्या गलती थी? ये जो आज ईपीएस 95 के लोग जो तकलीफ में दर दर भटक रहे हैं, जिनका जीवन, जो 30-35 साल नौकरी करके भी आज आत्मनिर्भर नहीं जी सकते, क्या इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार नहीं है? आज भारत सरकार क्यों जिम्मेदारी नहीं लेती है? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उस समय की कांग्रेस पार्टी हो, ये सबने आपस में बैठ के अपने गलतियां एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो पाप हुआ है, ये भारत सरकार की तरफ से पाप हुआ है। आप मन में आया तब वो कायदा लगाते हो, आप मन में आया तब वो कायदा निकाल लेते हो। अरे कभी एम्प्लॉय के भी बारे में सोचो। आज जो उनको आप तकलीफ दे रहे हो, आपको कभी आपको कभी माफी मिलेगी क्या इससे? भले ही आप कायदे के चौकट में कर रहे हो। वही मैंने अभी पोस्ट लिखा है कि सरकार का कहना कैसा है, हमने गुनाह किया है भाई, लेकिन कायदे के चौकट में रह के गुनाह किया है। तो कायदे के चौकट को तोड़े बाद गुनाह दाखिल करो। आप कायदे के चौकट में रह के गुनाह कैसे दाखिल करते हो? बोले तो ये बात सही होगी, कायदा मैं बनाऊंगा, फिर वो कायदे में कौन से नियम लगाना है ये मैं डिसाइड करूंगा, और फिर बाद में बोलूंगा कि कायदे के चौकट में रह के मैंने काम किया है। कहां कायदे के चौकट को कहां मैंने भेदा है? ये भारत सरकार का ये ऐसा मैटर होके बैठा है दोस्तों। ये लोग इतने भयंकर है, ये लोग गलती करे तो इनको कोई भी सजा नहीं है। ये जब चाहे तब कायदा तोड़ सकते हैं, मन में आया तब देश को लॉकडाउन लगाते। लॉकडाउन का देश का क्या लेना देना है? देश के संविधान का क्या लेना देना है? ये बर्फबारी, अमेरिका, लंदन, उधर जो बर्फबारी होती है वहां पे आपातकाल परिस्थिति बोल के लॉकडाउन लगाते। लॉकडाउन का भारत में इससे पहले कभी जिक्र हुआ था क्या? लॉकडाउन के जगह भारत में वहां पे कर्फ्यू है, कर्फ्यू से पहले धारा 144 है, और तीसरी सबसे मेजर कंडीशन बोले तो राष्ट्रपति राजवट लागू है। तो इन्होंने ये लॉकडाउन का यहाँ पे 5 महीने बिना सोचे समझे, लोग मरने के मरे, गरीब लोगों को जो तकलीफ होने की हुई, इनके पैकेज का 1 रुपया भी गरीबों तक पहुंचा नहीं। उलट 5 महीने से इन लोगों के रोजगार छीन लिए गए। सरकार ने अभी तक कोई नुकसान भरपाई नहीं की। और पेंशन वालों को 4 मार्च को, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि नैक कमेटी जो 4 मार्च को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अध्यक्षता में माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने को गई थी, तो उसके बाद में ये एक तरह से षड्यंत्र लगाया गया। ये कोरोना का एक तरह से षड्यंत्र लगाया गया। ठीक है, जान दीजिए, परमात्मा देख लेंगे कभी ना कभी तो। वो भले ही हमारे से ताकतवर होंगे, कायदा कानून उनके हाथ में होगा, लेकिन देखिए, परमात्मा सबको देख रहे, चाहे मैं हूं, आप हो, या कोई भी हो, सबको परमात्मा देख रहे। तो ठीक है, उनके उनके हाथ में कायदा कानून है, वो मन चाहे तब कर सकते। वो महामारी के इसमें किसी की सरकार गिरा सकते, खुद की सरकार बना ले सकते, लेकिन पेंशनरों को रुकाया जाता है, पेंशनरों को होल्ड पे रख दिया जाता है। दोस्तों, जनता ने यहाँ पे सवाल करना है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी की किताब पढ़ रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जेल के अंदर से आंदोलन किया था, बाहर से लोग आंदोलन कर रहे थे, अंदर से ये लोग आंदोलन कर रहे थे, तब जाके जेल में जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, अन्याय हो रहा था, वहां पे नम्र हो गई सरकार, और सरकार को अपनी गलती और डर बैठक गया वहां पे जनता के प्रति। अभी ये ईपीएस के प्रति सरकार के अंदर आपने कोई डर नहीं बिठाया। एक तरफ से एक बहुत अच्छा काम चल रहा है, देश में सत्याग्रह होना चाहिए, देश में सत्य और अहिंसा के मार्ग पे आंदोलन होने चाहिए, लोकशाही की वो खूबसूरती है।
देश में जन आंदोलन होना बोले तो देश की लोकशाही की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और देश के लोकशाही का एक तरफ से मैं उसको सशक्तिकरण कहूंगा। लेकिन दोस्तों, खाली अनशन आंदोलन के ऊपर अभी अगर सरकार ईमानदार होती तो अनशन आंदोलन पे हमको अभी तक न्याय मिल गया होता। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी मगरमस्ती में है, अपने ताकत का, कायदे का दुरुपयोग कर रही है। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं उग्र अवतार लेना पड़ेगा, उग्र रूप धारण करना पड़ेगा। हमें स्वतंत्र वीर सावरकर जी के कुछ आदर्श की बात यहां पे करनी पड़ेगी। हमें लोकमान्य तिलक जी की कुछ आदर्श की बात, कुछ नहीं तो नहीं, कम से कम अपने अंदर वो निर्भीड़ता लानी पड़ेगी, वो हमारे अंदर वो बेधड़कता लानी पड़ेगी। हमें सरकार को वहां पे जवाबदेही करना पड़ेगा, हमें सरकार के ऊपर प्रेशर लाना पड़ेगा। विदाउट प्रेशर सरकार आपको कुछ नहीं करने वाली है दोस्तों। आप घर पे रह के भी सरकार के ऊपर प्रेशर ला सकते हो अगर आपकी इच्छा शक्ति है। लेकिन इसके लिए कई पेंशनर्स ने अपने वीडियोस बनाने पड़ेंगे, अपना दुख दर्द वहां पे सरकार के प्रति अपनी नाराजगी वीडियो के माध्यम से वहां पे पोस्ट करनी पड़ेगी। हम सबसे पहले सोशल मीडिया पे आक्रमण करेंगे। हमारा हमारा मुद्दा सोशल मीडिया पे मेन मुद्दा बनना चाहिए दोस्तों। यहां पे ट्रेंडिंग होना चाहिए ईपीएस 95 का मुद्दा। अगर सोशल मीडिया पर हमने जीत हासिल कर ली तो फिर मीडिया हमारे पैर पकड़ेगा, और मीडिया पैर पकड़ेगा तो सरकार को भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने गलतियों का एहसास करने के लिए, और तब तक जनता भी जागृत हो जाएंगी दोस्तों। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, ऐसे भी मर रहे हैं दोस्तों, चीखते चिल्लाते अनशन आंदोलन में रोज मर रहे, रोज एक एक दिन आंदोलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार को अपने गलतियों का एहसास नहीं हो रहा है, विरोधी पक्षों को जनता के जन आंदोलनों की तरफ देखने की फुर्सत नहीं मिल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमारा काम है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेशर लाना सरकार के ऊपर, विरोधी पक्षों के ऊपर, मीडिया के ऊपर प्रेशर लाने के लिए हमें पहले अपना माहौल सोशल मीडिया पे बनाना पड़ेगा दोस्तों। नैक कमेटी के जो पोस्टिंग होते हैं वह हजारों में पोस्टिंग होने चाहिए दोस्तों। आप अपने 2-2, 3-3 मिनट के वीडियोस बनाने पड़ेंगे, एक अकेले के वीडियोस पे नहीं होगा। आप लोगों को अपने वीडियो बनाने पड़ेंगे, अपने घर की परिस्थिति बताइए और सरकार के वायदों को याद दिलाइए। और सरकार का 4 मार्च का सरकार की माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी और अशोक राउत सर और समस्त वरिष्ठ नेतागण नैक कमेटी के, इनकी अध्यक्षता में पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से पीएमओ ऑफिस में जो मुलाकात हुई है, ये बार बार याद दिलाने की कोशिश कीजिए और माननीय पंतप्रधान जी से पूछिए, क्या आपकी प्राथमिकता सच में अभी तक पेंशनर्स को मिली है? क्या आपकी प्राथमिकता मध्य प्रदेश को गई है? क्या आपकी प्राथमिकता राजस्थान को गई है? क्या आपकी प्राथमिकता पार्टी के विस्तार को गई है? अभी तक पेंशनर्स को आपकी प्राथमिकता क्यों नहीं मिली? क्या आप पेंशनर्स को प्राथमिकता देना नहीं चाहते क्या माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी? क्या आपको कहीं ना कहीं बहुमत के चलते आपके अंदर जन आंदोलनों के प्रति वो जागरूकता आपकी खत्म हो गई है? क्या मोदी जी को याद है कि वो जन आंदोलनों के मार्फत ही जनता के बीच वो फेमस हुए थे और लोक नेता बन के गुजरात का मुख्यमंत्री पद उन्हें मिला था वहां पे? तो मोदी जी, आपने समझना चाहिए कि आपने सेवा करके ही, आपने जनता की सेवा करके ही उतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और आज जो पेंशनर्स रोज का रोज मर रहे हैं और आप खामोश बैठ चुके हैं और आपके लेबर मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे, ये पूरी नैतिकता से जिम्मेदारी आपके लेबर मिनिस्टर की है जो स्वतंत्र प्रभारी है। उन्हें और दूसरा कोई काम ही नहीं है, श्रम एवं रोजगार मंत्री है। कोरोना को देखने के लिए कई अन्य मंत्री है, सरकार की अलग यंत्रणा है, लेकिन रोजगार मंत्री क्या कर रहे हैं? श्रम मंत्री क्या कर रहे हैं? गरीब पेंशनर रोज का रोज मर रहे हैं, लेकिन श्रम मंत्री अभी तक अपनी जिम्मेदारी ले नहीं रहे। क्या हमारी ताकत कम है इसलिए आप लोग हमारे को दबाने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा काम है जनता को जागृत करने का। जनता जागृत हो या ना हो, ये जनता की मर्जी है। आज हमारा मसला है, आगे चल के जनता का भी मसला आएगा, तब जनता को पता चलेगा कि नैक कमेटी हमें क्यों बार बार याद कर रही थी, हमारी ताकत क्यों मांग रही थी नैक कमेटी। क्योंकि ये सिर्फ पेंशन का मुद्दा नहीं, तो ये देश के लोकशाही को बचाने की बात है दोस्तों। अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, आप लोगों को कितने साल लगेंगे जागने के लिए। सरकार को तो अभी 2024 तक कोई हला नहीं सकता। सरकार को पता है अपने मन मुटाव के हिसाब से वो काम करेंगी सरकार। दोस्तों, सावरकर जी को एक बार पढ़ना चाहिए। मोदी जी ने वापस एक बार सावरकर जी को, लोकमान्य तिलक जी को पढ़ना चाहिए।
और फिर जन आंदोलनों की ताकत समझनी चाहिए और लोकशाही का महत्व। क्या ऐसी बात तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हुकुमशाही रास आ रही है? अब लोकशाही भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है बहुमत में आने के बाद, और अपनी हुकुमशाही दंडेलशाही चला रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल मन नहीं है कि देश में लोकशाही पुनः जीवित हो। ऐसा भी यहां पे क्वेश्चन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। ये सही बात नहीं है। आज जनता खामोश है क्योंकि जनता अज्ञानी है। कायदे के चौकट में रह के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश के जनता को तकलीफ दे रही है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी कायदे को मानती नहीं है, या फिर अपने मन मुटाव के हिसाब से कायदे बना लिए। क्या जन आंदोलनों को सरकार ने सुनने का कर्तव्य नहीं है? खुद ही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सरकार और जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे लोकशाही का सशक्तिकरण हो सकता है। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी को देश में लोकशाही पसंद नहीं आ रही है, या देश में लोकशाही रहने नहीं देना है? लॉकडाउन का नाटक करके एक तरफ पूरा देश बंद किया, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आप सरकार बनाए हो। आपके प्रकाश जावड़ेकर जी 2013 में वायदा किए थे गरीब पेंशनरों को, कितने पेंशनर मर चुके हैं? प्रकाश जावड़ेकर जी ने जिन गरीब पेंशनरों को आश्वासन दिया था, उनमें से कई गरीब पेंशनर्स मर चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी आपका इंतजार करते करते, और आप तो मंत्री पद भोग रहे हो वहां पे। आपको सरकारी बंगला मिला है, आपको वीआईपी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन कभी गरीबों के घर की परिस्थिति देख लीजिए। सिर्फ आप वीआईपी फैसिलिटी में जी रहे हो, इसका मतलब बाकी की जनता त्रस्त नहीं है, ये भूल नहीं सकते। पेंशनर त्रस्त है, सरकार मस्त है। सर, जनता, हमारे पास ताकत नहीं है, हम लड़ नहीं सकते। बार बार न्याय कमेटी से कहा जा रहा है कि हमने सरकार के कायदे कानून मानने चाहिए, अनुशासन मानना चाहिए। कोरोना चल रहा है, कोरोना जिंदगी भर रहेगा, हमारे को जिंदगी भर घर में बैठ के ही ऐसे काम करने पड़ेंगे। हमको सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन सरकार हमारे को कोई सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है। जनता हमारे को सपोर्ट नहीं करती है, विरोधी पक्ष हमारे को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, सरकार बहुमत में है। वैसे भी 2024 तक अब ये सरकार को कोई हिला नहीं सकता है। दोस्तों, नहीं होगा। ऐसे ही करते करते रोज एक एक पेंशनर मरते जाएंगे, ऐसे से नहीं होगा। आप सरकार की गचंडी पकड़नी पड़ेगी दोस्तों, आप सरकार के ऊपर प्रेशर लाना पड़ेगा। आप लोगों को अभी कोशिश करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे माहौल बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे माहौल बना तो मीडिया वाले आपके पैर पकड़ेंगे, तब तक आपका कोई काम नहीं हो सकता। मीडिया आप तक नहीं आएगी क्योंकि हमारी वैसी ताकत ही नहीं है। हम शांति से, खामोशी से कब तक रहेंगे? और सरकार सरकार जो रवैया आप जो सरकार को नैतिकता बता रहे हो, सरकार को जो, मेरे को भी लगता है भारत के पंतप्रधान को सल्यूट करना, लेकिन भारत के पंतप्रधान हमारे प्रति वो रवैया ही नहीं है ना। जो घटिया रवैया हमारे प्रति वो बता रहे हैं, जिससे हमारी आत्मा तिलमिला जा रही है कि यही भारत के पंतप्रधान, आजादी के बाद के पंतप्रधान। क्या महात्माओं ने इसी के लिए आजादी दिलवाई थी? हमारे इतने बलिदान इसी के लिए दिए थे कि हमारे ही सरकार हमारे को वहां पे गुलामगिरी में रखेगी, हमारा शोषण करेंगी, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाएगा, हमारी आवाज दबा दी जाएंगी। क्या इसीलिए आजादी दिलाई थी हमारे महात्माओं ने? क्या फायदा ऐसे 74 साल की आजादी का? इस बार का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है, वो खुद जानते हैं कि वो कितनी झूठे बातें कर रहे हैं वहां पे। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था बात करते समय, क्योंकि एक तरफ मैं 65 लाख परिवारों को तकलीफ दे रहा हूं और दूसरी तरफ देशभक्ति की बातें कर रहा हूं। यह सही नहीं है, यह लोकशाही नहीं है पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, यह लोकशाही नहीं है। जनता की दुख पीड़ाओं को आप समझना ही नहीं चाहते तो आप किस तरह से लोकशाही चला रहे हो? 65 लाख परिवार आपको मामूली लगते हैं, या उनकी पीड़ाएं आपको देश की पीड़ाएं नहीं लगती है? आप बहुमत में हो इसलिए आप जनता को नजरअंदाज कर रहे हो। अगर वही आप विरोधी पक्ष में होते तो आप सरकार के ऊपर धाबा बोल देते थे। अभी तक आपका जो पुराना जन आंदोलनों की फोटो मैंने पोस्ट की है, कम से कम उससे तो भी जन आंदोलनों का महत्व समझने की कोशिश कीजिए माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी। और अपने लेबर मिनिस्टर को पूछिए कि क्यों अनशन आंदोलन को आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? लेबर मिनिस्टर का दायित्व है। इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है और लेबर मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी तक नहीं लेना चाहते। फिर लेबर मिनिस्टर काम क्या कर रहे? इनको, इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? कई सवाल यहां पे भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाएंगे। आप हमारे को अभिव्यक्ति दो या ना दो, हमारा काम है यहां पे सवाल करना भारतीय जनता पार्टी से।
आप सरकार में हो लेकिन आपका रवैया पॉलिटिकल पार्टी के तरह है। आपने सरकार में, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में जाके भी अपना एक एक राजनीतिक दल का जो नेचर है वो नहीं छोड़ा है। सरकार बोल के एक्वायर नहीं किया है खुद को। जो पंत प्रधान होता है वो निपक्षपाती होता है, उसको किसी भी दल का कोई लेना देना नहीं होता है, उसको बस जनता की सेवा, देश की सेवा करनी होती है। 65 लाख परिवार आपके तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, रोज एक एक पेंशनर मर रहा है, लेकिन भारत के पंतप्रधान अभी भी पार्टी के तरफ ही देख रहे हैं, पार्टी के विस्तार के तरफ देख रहे हैं। ये कैसा मैसेज जाएगा दुनिया को? इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी। आप अपने लेबर मिनिस्टर से सवालात कीजिए, आप वहां पे सवालात कीजिए कि इन पेंशनरों का काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। आप अपने जितेंद्र सिंह सर से पूछिए कि आपकी प्राथमिकता यही है क्या, काम अभी तक क्यों नहीं हुआ है? क्या कोई परिपत्रक निकाला गया है पेंशनर्स के लिए? ये तो कोई राजकारण नहीं हो सकता, ये तो कोई लोकशाही नहीं हो सकती। कितने हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद लोकशाही अगर हमारे को मिलती है और देश में ऐसा वातावरण बनाया जाता है सरकार के द्वारा, बहुमत सरकार, जनता ने दिए वाले जनादेश, इतना भर भर के आशीर्वाद देने के बाद में अगर जनता को ही अगर सरकार तकलीफ दे रही है, जनता की पीड़ाओं को सुनना नहीं चाहती है, तो एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जनता ने अभी सोचना पड़ेगा। 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व रखना है या खत्म करना है, ये भारत की जनता ने सोचना पड़ेगा। नाम तो यूज किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता के लिए तो कोई स्कोप नहीं है यहां पे, जनता के समस्याओं के लिए कोई संवेदनशीलता ही नहीं है यहां पे। मैं समस्त पेंशनर से कह रहा हूं कि आपको सरकार के ऊपर प्रेशर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, आखिरी तक आपको कोशिश करना पड़ेगा, उसके ज्यादा अभी कुछ भी नहीं है। ये केस कोई बहुत बड़ी केस नहीं थी, ये लोगों ने ऐसा कर दिया, शोषण की केस थी। अगर इच्छा शक्ति होती इतने बड़े शोषण केस की तो ये एक दिन में सॉल्व कर सकते थे। नोटबंदी एक दिन में लागू होती है दोस्तों, पूरे देश के लिए नोटबंदी 4 घंटे में लागू होती है, 4 घंटे में पूरा देश बंद कर दिया जाता है। फिर 65 लाख परिवारों को न्याय देने में इतना विलंब क्यों है? इतनी बड़ी शोषण की केस को जो एक पल में सॉल्व किया जा सकता था, इच्छा शक्ति से, यथाशक्ति इच्छा शक्ति से 8 दिन में यह केस सॉल्व की जा सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सरकार ने इच्छा शक्ति बताना ही नहीं चाहती है। गरीब घरों का इनको कोई लेना देना नहीं, वो घर कैसे चल रहे हैं उनको तो, अरे जो 35 साल नौकरी करके उसकी तो आपने आत्मनिर्भरता छीन ली है घटिया राजकारण करके, और दूसरी तरफ देश को आत्मनिर्भर बनाने की भाषा करते हो। आप कितने ईमानदार हो? अपनी आत्मा से पूछो, आप बड़े लोग अपनी आत्मा से पूछो, जिन गरीबों की आत्मनिर्भरता आप लोगों ने छीन ली है, आप लोग की कौन से देश की बात कर रहे हो? और आपको यह हक है क्या देश को आत्मनिर्भर बनाने की भाषा करने वाले? स्वदेशी का पुरस्कार करते हो और चाइना को पुतले का कॉन्ट्रैक्ट देते हो। भारत में के शिल्पकार क्या मर गए थे क्या? उनको काम देना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पुतले का काम भारत में ही देना था, चाइना में क्यों दिए? चाइना तो तुम्हारा दुश्मन था। एक तरफ स्वदेशी करने का, स्वदेशी भाषा करने का, भारत क्या मेक इन इंडिया, और उधर विदेश दौरे करके आओ फॉरेन इन्वेस्टर्स आइए, भारत में हम आपको जमीन देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, फैसिलिटी देंगे, सब्सिडी देंगे, आप आइए और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक तरफ तो मेक इन इंडिया का नारा, देश के बच्चों को बोलने का हम आप भारत निर्मित, हम देश का जीडीपी बढ़ाएंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, और दूसरी तरफ सालों साल तक विदेश दौरे करने के, देश का पैसा उधर बर्बाद करने का, इधर देश के जनता को आस के ऊपर रखने का। वाह मोदी जी, किस तरह का आपका राजकारण है, यह आपको पता है, मुझे नहीं पता है। आप देश में क्यों नहीं घूमे? लघु उद्योग, मध्यम उद्योगों को तो आपने पूरी तरह से बंद करवा दिया है। नोटबंदी करके अभी तक आपने जिम्मेदारी नहीं ली कि नोटबंदी का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है बोल के, क्यों नहीं ले रहे हो आप जिम्मेदारी? लघु उद्योग पूरी तरह से बर्बाद किए, मध्यम उद्योग पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं, और अब मेक इन इंडिया की भाषा कर रहे हो। मेक इन इंडिया के लिए आपको लघु उद्योग, मध्यम उद्योग का नहीं जाना पड़ेगा, आपको गृह उद्योगों को नहीं जाना पड़ेगा मेक इन इंडिया के लिए।
आप देश में घूमिए, जिलों में, राज्यों में घूमिए, जिलों में घूमिए, खेड़े पाड़ों में घूमिए, वहां के लोगों को जो गृह उद्योग करते हैं, जो लघु उद्योग करते हैं, जो कुटीर उद्योग करते हैं, जो मध्यम उद्योग करते हैं, उन लोगों से मिलिए। उन लोगों को अपनी अपने तरफ से, सरकार के तरफ से क्या पैसा, क्या सब्सिडी दे सकते हो, क्या फैसिलिटी दे सकते हो, वो देखिए। और फिर मेक इन इंडिया का नारा दीजिए। मेक इन इंडिया का नारा तो देते हो और फॉरेन में जाके बोलते हो कि भारत में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आओ फॉरेन इन्वेस्टर्स आइए भारत में इन्वेस्ट कीजिए। ये कैसा नारा है आपका? कितना देश के जनता को भ्रमित करोगे आप? देश की जनता सोए वाली है, ये साफ दिख रहा है। देश के जनता के गलती के वजह से आज देश क्या परिणाम भुगत रहा है वो सबके सामने है। और पेंशनरों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे को भी बात नहीं करना लग रहा है, लेकिन क्या करूं, वो रहा नहीं जाता है। मरे जब तक आदमी को लड़ने का, आखिरी आखिरी बॉल तक विकेट पे टिकना है। मैच हार चुका हूं मैं, लेकिन आखिरी बॉल तक विकेट पे टिकना है भाई। मैं नॉट आउट, मैं ओवर खत्म हुए बोल के हारना चाहता हूं, लेकिन ऑल आउट हुए बोल के मैं हारना नहीं चाहता हूं। हार हार जाऊंगा, हार गया हूं मैं, लेकिन हार मानूंगा नहीं मैं। आखिरी बॉल तक विकेट पे नॉट आउट रहना है मेरे को। मैं ओवर खत्म हो गए, मेरा समय खत्म हो गया बोल के मैं हार रहा हूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। आखिरी पल तक, मैं आखिरी सांस तक हार नहीं मानी है। आखिरी आखिरी बॉल तक अपने इस विकेट के ऊपर मैं टिका हुआ हूं। कैसी भी बॉलिंग हो दो, रन नहीं हो रहे तो क्या हो रहा, विकेट भी नहीं दे रहा हूं मैं, आखिरी बॉल तक टिका हूं इस विकेट पे। क्यों? क्योंकि मेरे टीम को नॉट आउट रखना है, ऑल आउट नहीं होने देना है मेरे को टीम को। हारा हूं तो समय के चलते हार रहा हूं। हर कोई हारता है समय के चलते। बड़े बड़े महात्माएं हारे हैं समय के चलते, बड़े बड़े राजाएं हारे हैं समय के चलते, बड़े बड़े भगवान हारे हैं समय के चलते। समय मेरा बाप है बाबा, मैं समय का बच्चा हूं, मैं सत्य का बच्चा हूं। उनके आगे तो नहीं हूं मैं, उनके आगे नतमस्तक हूं मैं, लेकिन उन्होंने ही मेरे को ताकत दी। मेरे को समय ने ताकत दी, मेरे को सत्य ने ताकत दी कि बेटा जब तक जीवित है तब तक आंखों में आंखें डाल के बात कर। तो इस सरकार को और इनके गलत रणनीतियों को आंखों में आंखें डाल के बात करने की ताकत मैं रखता हूं। इसलिए आखिरी बॉल तक आउट नहीं होऊंगा मैं, आखिरी बॉल तक अपनी विकेट जमाए रखूंगा। हार रहा हूं तो समय के चलते ओवर्स खत्म हो गए बोल के हार रहा हूं, लेकिन नॉट आउट हूं मैं। लेकिन प्रेशर लाना पड़ेगा दोस्तों, आपको प्रेशर लाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। नैक कमिटी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, बाकी के लोग भी अपने तरफ से कुछ वीडियोस बना के डाल सकते हो क्या? कोई अपने अपने लोकल मीडिया से बात कर सकते हो क्या? अपने लोक प्रतिनिधि से, एनजीओ से, कोई धार्मिक संस्थाओं से अगर बात हो सकती है तो, कोई पेपर में देना चाहता है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको खाली बैठने का अधिकार नहीं है, आप घर से कुछ ना कुछ कीजिए अगर आपको पेंशन चाहिए तो। और आप खाली दिखावा कर रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है दोस्तों। जिनके घर नहीं चल रहे उनको तकलीफ पता है, जिनके घर चल रहे हैं उनको क्या लेना देना है दोस्तों। जिनके घर चल रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। गलती सरकार की थी, भुगतना पेंशनरों को पड़ रहा है। ईपीएस 95 का सत्य यही है कि गलती भारत सरकार की थी, लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा है? पेंशनरों को। और लोक प्रतिनिधि तो कांग्रेस आराम से जिंदगी गुजार रही है, भारतीय जनता पार्टी, लोक प्रतिनिधि आराम से जिंदगी गुजार रहे। गलत कामा इन्होंने किए, लेकिन भोगना पेंशनरों को पड़ा। 5 साल इन्होंने नौकरी की, उन्होंने 35 साल करके भी भीख मांग रहे, इन्होंने 5 साल में पूरी दुनिया जीत लिए। और पेपरों में माननीय, पूजनीय इनके नाम आते। क्यों? क्योंकि इनका देश में योगदान ज्यादा है, आपका कुछ भी नहीं है। आप लोग 35 साल, 30 साल नौकरी करके आपका देश में कोई योगदान नहीं है। लोक प्रतिनिधियों का 5 साल में योगदान है, इसीलिए उनको पुण्यात्मा कहते हैं, जनसेवक कहते हैं। नैक कमिटी को काय को जनसेवक कहेंगे? नैक कमिटी को देश की जनता काय को ताकत प्रदान करेंगी। वही नेताओं के पोस्ट को हजारों लाइक्स जाएंगे, करोड़ों लाइक्स जाएंगे, नैक कमिटी को काय को जाएगा? वो गरीब पेंशनरों के लिए लड़ रहे। जनता ही जनता के खिलाफ है दोस्तों। और मूर्ख जनता ने जो नेताओं को ताकत प्रदान की है, जिसके चलते ये देश बर्बाद हो रहा है। वो कायदे के चौकट में रह के भी आपको कायदे का फायदा नहीं होने दे रहे। कायदे के चौकट में रह के भी आपको कायदे का जो संरक्षण मिलना चाहिए, कायदे की जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए, कायदे से आपको जो न्याय मिलना चाहिए, वो रोक के रखे। और आप बेवकूफों की तरह दिन पे दिन आराम चल रहा है। ठीक है, बाकी के पेंशनरों को मैं क्या कहूं? 65 लाख परिवारों में से 1 लाख तो भी परिवार लड़ने के लिए तैयार होने पड़ेंगे नैक कमिटी को छोड़ के। नैक कमिटी को छोड़ के 1 लाख लोग भी नहीं आते, 1,000 लोग भी आगे नहीं आते।
क्या मालूम उनको गरज नहीं है, और उनको गरज नहीं है तो सरकार तो वो खाने के लिए तैयारी है, ईपीएफओ पैसा खाने के लिए तैयारी है। ऐसे ही करप्शन चलता रहेगा, देश में से ना गरीबी दूर होगी, देश में से ना करप्शन दूर होगा, देश में से ना गलत रणनीतियां दूर होंगे, और रॉन्ग गवर्नेंस कभी भी देश से दूर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की खामोशी के वजह से सरकार और ये लोग प्रतिनिधि आपका मिसयूज करते हैं। बस इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं मेरा विषय खत्म कर देता हूं, मेरा काम था बोलने का। देख लीजिए आप भी, आपके तरफ से कुछ कर सकते हो तो आप लोग भी कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच दोस्तों।